नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज मैं आपके सामने ओढ़नी नामक एक कविता जो अनामिका जी द्वारा लिखित एक कविता है, उसके बारे में उस कविता को पढ़कर उसके बाद मैं आपको उसका सारांश बताती हूँ। अनामिका के बारे में तो हम सभी ने सुना है। अनामिका जी जो है आज के समकालीन कवयित्री है। समाज में स्त्री को दोयम दर्जा दिया गया है। उसे हमेशा जो है पुरुष से कम ही माना जाता है। अ, इन सभी बातों को देखते हुए अनामिका जी जो है इस समाज में फैले हुए इस भेदभाव को लैंगिक रूप के जो भेदभाव है एक स्त्री पुरुष का जो भेदभाव है उन भेदभाव को दूर करने के लिए और स्त्री को सशक्त बनाने का माध्यम जो है उन्होंने यहाँ पर कविता को ही चुना है। इस ओढ़नी कविता के माध्यम से कवयित्री यही बताना चाहती है कि ये जो पुरुष सत्तात्मक समाज यानी कि यहाँ पर वो पुरुष के खिलाफ नहीं है, वो कभी भी अपने कविताओं में लेकिन उनको ये पितृ सत्तात्मक समाज से उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो हमेशा जो है स्त्री को दोयम दर्जा ही देता है, हमेशा स्त्री को पुरुष से कम रूप में मानता है। अनामिका जी नारीवादी कवयित्री है। उनके अपने साहित्य में कविता या किसी भी साहित्य के किसी भी विधा में हो सकता है, हम देख सकते हैं कि वो नारी के बारे में ही लिखते हैं। नारी के ऊपर होने वाले ज़ुल्म, अत्याचार को दूर करना ही उनका एक मकसद है कि नारी सशक्तिकरण की भावना ही उसमें नज़र आता है। तो सबसे पहले हम कविता के बारे में देखते हैं, कविता क्या है और उसे पढ़ते हुए हम उसका सारांश की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक के इम्तिहान के बाद सीखी थी दुल्हन ने फुलकारी। दहेज की चादरों पर माँ ने गड़वाए थे तरह तरह के बेल बूटे। तकिए के खोलों पर गुड लक कड़वाया था। कौन माँ नहीं जानती जी जरूरत दुनिया में गुड लक की। और उसके बाद एक था राजा, एक थी रानी और एक थी ओढ़नी, लाल ओढ़नी फूलदार। और उसके बाद एक था राजा, एक थी रानी और एक खत्म कहानी। दुल्हन की कटी फटी पेशानी और ओढ़नी खूनम खून। अपने वजूद की माटी से धोती थी रोज इसे दुल्हन और गोदी में बिछाकर सुखाती थी। सोचती सी यह चुपचाप तार तार इस ओढ़नी से, क्या वह कभी पोंछ पाएगी खूंखार चेहरों की खूंखारिता और मैल दिलों का। घर का ना घाट का उसका दुपट्टा लहराता था आसमानों पर, गगन में गैब निशान उड़े की धुन पर, आहिस्ता आहिस्ता। इस कविता के माध्यम से कवयित्री हमसे यही बताना चाहती है कि एक ओढ़नी को यहाँ पर एक माध्यम बनाकर स्त्री के साथ इसे कंपेयर कर कर हमें स्त्री के सशक्त होने की भावना के बारे में, सशक्त होने की ज़रूरत है इसके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। उन्होंने हर एक स्त्री को संदेश देने की कोशिश की है कि उसे क्या करना है कि अपने आप सशक्त होना है, इसके बारे में यहाँ पर वो ज़्यादा ज़ोर देती है। तो कविता की शुरुआत जो है मैट्रिक के इम्तिहान के बाद सीखी थी दुल्हन ने फुलकारी। तो इस सेंटेंस से ही इस पैराग्राफ में हम पूरा पैराग्राफ जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक लड़की के बारे में, एक स्त्री के बारे में, एक नारी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक लड़की जो है, हर एक लड़की को मैट्रिक के इम्तिहान के बाद ही जो है शादी के बारे में वहाँ पर सोचा जाता है। शादी के प्रस्ताव आते हैं और कुछ लोगों की तो शादी भी करवा दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और शादी के टाइम में हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर दहेज की बात होती है और बहुत सारी शादी की तैयारियों के लिए क्या क्या करना पड़ता है उन सभी की बात होती है। तो उन सभी बातों को यहाँ पर एक ही पैराग्राफ में बताया है और माँ जो है बेटी को हर एक चीज़ के बारे में सिखाती है, उसे हर एक चीज़ में हर एक कठिनाई को किस तरह से फेस करना पड़ता है उन सभी को सिखाने की कोशिश करती है। इन सभी बातों को यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद जो है गुड लक का जो यहाँ पर तकिए के पिल्लो कवर के ऊपर जो है गुड लक
कहकर लिखवाना, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी कर कर गुड लक कहकर लिखना, इन सभी को जो है माँ सिखाती है यहाँ पर, क्योंकि माँ को भी पता है वो भी एक स्त्री है। एक स्त्री होने के कारण अपनी बेटी को जब वो दूसरे घर में जाती है, विदा होकर दूसरे घर में जाती है, तो उसे पता होता है कि कभी कभी कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो उसे जिंदगी में क्या है कि गुड लक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस बात के बारे में इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है। उसके बाद क्या है कि एक राजा थी, एक राजा था, एक रानी थी। तो ये हमारे जीवन में जो है इसी तरीके से हम कहानियों को सुनते रहते हैं। हर एक कहानी में एक राजा, एक रानी और उनकी जो है बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी है, इस तरह से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। लेकिन असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। राजा रानी की जो है वो कहानी ही होती है, लेकिन यहाँ असल ज़िंदगी में लड़कियों को शादी के बाद कभी-कभी कुछ मुसीबतों को सामना करना ही पड़ता है। इस का बात के बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री यही कहना चाहती है कि ये जो पुरुष समाज है, पुरुष सत्तात्मक इस समाज में जो है स्त्रियों का रहना बहुत ही एक तरह से इस कदर बदतर बना दिया है कि उन्होंने वो एक तरह से अपने आप को ही वहाँ पर कोसना प्रारंभ करती है। वो सोचती है कि जो कुछ भी हालात है वो उसकी किस्मत है, वो जो भी कुछ वो कर रही है वो हर एक औरत को करना ही पड़ता है, समाज ही ऐसा ही चल रहा है। ऐसा सोच कर वो हमेशा इस सोच से बाहर ही नहीं आती है और इसी घेरे में तिलमिलाती रहती है वो, और अपने हालात से निकल भी नहीं पाती है। वो अपना किस्मत है, यही करना है हमें, औरतें ऐसे ही करती है, ऐसा सोचकर जो है इस समाज में वो रहना प्रारंभ करती है। अंततः यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तरह से अभी अभी शादी कर कर आई हुई दुल्हन, जो उसने नए नए तौर तरीके को अभी तक सीखा नहीं है उसने, और बहुत ही खुशी से अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में, यानी कि आगे चलकर उसके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा, और जो कुछ भी उसने कहानियाँ सुनी है उसकी तरह ही उसका लाइफ भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, ऐसा सोचकर वो अपने आगे की जो शादी के बाद के उसके फ्यूचर के बारे में वो सोचती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हालात ही बदल जाती है। दुल्हन की स्थिति पर आलोचना करते हुए अनामिका जी यही कहती है कि जिसका दुपट्टा आसमानों पर लहराता था, आज ना घर का ना घाट का हुआ है। गगन में जिस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता घुन बन जाती है, बिजली जिस तरह से एक बार खड़खड़ा कर जाती है, एक फ्लैश लाइट की तरह एक बार आती है और चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से लड़की का भी लाइफ ऐसा ही है, उसका फ्यूचर भी ऐसा ही है, कहकर वो यहाँ पर बताने की कोशिश करती है। क्योंकि हर बार जो है लड़कियों के लाइफ में ऐसा ही होता है, जब खुशी आता है ऐसा वो सोचते हैं तो वो फ्लैश लाइट की तरह होता है, एक बार आता है और उसी टाइम में वो बुझ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कभी कभी कुछ क्षणों के लिए एक प्रकाश जैसा दिखाई देता है और बाद में वो धीरे धीरे अंधकार में बदल जाता है। इस प्रकार ये कविता यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन इस कविता यहाँ की कवयित्री अनामिका जी जो है एक लड़की के बारे में, एक लड़की जो है उसका लाइफ पहले कैसा रहता है और बाद में कैसा हो जाता है, वो किस तरह के सपने बुनते रहती है, उसके बारे में बताते हुए इस कविता में उन्होंने उसके हालात के बारे में बताने की कोशिश की है। लेकिन बस यही तक ये खत्म नहीं होता है। अनामिका जी जो है इसके जरिए यही बताना चाहती है कि इस कविता के आधार पर यहाँ पर वो स्त्री के शिक्षा के बारे में बताती है। स्त्री शिक्षित होकर ही अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है और अपना अधिकार खुद पा सकती है। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षित होकर ही महिला जो है सशक्त बन सकती है। स्त्री सशक्तिकरण की बात यहाँ पर हमें नजर आती है। अनामिका जी इस कविता के माध्यम से स्त्री को यही कहना चाहती है कि शिक्षा को अपना हथियार बना लो और हथियार बनाकर तुम क्या करो, आगे बढ़ो, सबल बन जाओ, और समाज को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्त्री का सशक्त होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ये जो पुरुष और स्त्री जो होते हैं एक ही गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। जैसे कि गाड़ी हमेशा जो है
सभी पहिया ठीक रहा तो ही वो ठीक तरीके से चल सकता है, नहीं तो कोई भी एक पहिया पीछा रहा या खराब हो गया तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ठीक उसी प्रकार से समाज के आगे बढ़ने के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए भी यहाँ पर स्त्री और पुरुष को बराबर तरीके से चलना पड़ता है। स्त्री अगर पीछे रह गई तो वो कभी एक वो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। तो इसी को जरिया बनाकर यहाँ पर यही बताने की कोशिश करती है कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए स्त्री जो है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है, और ये काम किसी और को नहीं, स्त्री को खुद को करना पड़ेगा। उसे खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी वो आगे बढ़ सकती है और सशक्त बन सकती है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से अनामिका जी ने स्त्री सशक्तिकरण के बारे में जोर दिया है और स्त्री को आगे बढ़ने के बारे में और शिक्षा हासिल करने के बारे में जोर देकर यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश किया है उन्होंने। तो इतना कहकर मैं इस वक्तव्य को यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।